है कि नहीं है उसको जानने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, करेगी, इस्तेमाल कर सकती है नहीं, इस्तेमाल करेगी। ठीक है, अब भाई मैंने 70,000 का फ़ोन 1,000 में क्यों बेच दिया, ठीक है, तो अगर इसके पीछे कोर्जन तो नहीं था, है, इसके पीछे फ्रॉड तो नहीं था, कुछ ऐसा तो नहीं था, तो इसीलिए कोर्ट ये जानने के लिए उसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन उसको वॉइड नहीं बना सकता। समझे कि नहीं? चलो, इतनी बात समझ में आई। इसमें एक केस है इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन में, कस्तूरी देवी वर्सेस चिरौंजी लाल। कस्तूरी देवी वर्सेस चिरौंजी लाल। इसमें क्या हुआ था, इसमें हस्बैंड ने वाइफ से ये कहा था कि तुम जो मेरे अगेंस्ट जो केस चल रहा है उसको तुम विड्रॉल कर लो, उसके बदले हम तुम्हें पैसे देंगे। ठीक है, तो उसने उस कहने पे विड्रॉल कर लिया। तो विड्रॉल ऑफ द केस इज ए वैलिड कंसिडरेशन, ऐसा बोला था कोर्ट ने। ठीक है, कि विड्रॉल ऑफ केस भी एक वैलिड कंसिडरेशन है। चलो, अब क्या होता है कि एक बात आ जाती है इसमें, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज। कुछ छूट रहा है? नहीं, चलो। अब होता है कि कंसिडरेशन कहाँ कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं है। ठीक, अब परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज़ है, वहाँ पर मैं कुछ बोल देता हूँ, चाहे लीगल ड्यूटी हो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी हो। ठीक है, कि अब क्या था कि हमने वकील साहब से कहा, ठीक, वकील साहब से कहा वकील साहब तुम केस जितवा दो, फीस तो मैं दूंगा ही दूंगा, उसके साथ साथ एक आपको आईफोन भी नया खरीद के दूंगा। ठीक है, या आपके घर में एसी लगवा दूंगा। ठीक, कुछ भी बोल दिया कि साहब आप केस जितवा दो, फीस तो आपको देंगे ही देंगे हम, उसके अलावा आपको एक आईफोन भी गिफ्ट देंगे हम। ठीक, अब क्या हुआ, वकील साहब ने फिर कहा ठीक, वकील साहब ने केस जितवा दिया, हमने फीस दे दी। वकील साहब ने कहा आईफोन, तुमने बोला था आईफोन दोगे, हमने काय बात का आईफोन, बोले यार तुम्हारे कहने पे तो हमने अच्छे से केस लड़ा। अरे अच्छे से केस लड़ा, हम नहीं देते तो क्या तुम केस नहीं लड़ते अच्छे से? अरे फीस दे रहे हैं तुम्हें केस लड़ने की, हैं? तो परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज, चाहे आपकी लीगल हो चाहे आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल हो। ठीक है, उसके अलावा मान लो कि पुलिस वाले से कोई हम कह रहे हैं कि भैया तुम अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो, हम आपको पैसे देंगे 5,000 रुपये। हाँ, अब उसमें क्या था, अरे भाई उसकी लीगल ड्यूटी है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना। अब वो कहे हमने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की है, पैसा दो हमें। मैं कहूँगा काय बात का पैसा, बोले तुमने प्रॉमिस किया था। हम कहेंगे काय बात का प्रॉमिस, इन्फोर्सिबल है क्या? नहीं, कि अगर परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज़ है, चाहे लीगल हो चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो, उसमें नहीं काम करेगा ये। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन इसमें बीच में आ जाता है, ठीक, अब इसमें दोनों बातें नहीं, अरे यार लिखी थी तुम भूल ना जाओ। क्या है, एक पॉइंट आ जाता है कि परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटीज, सबसे पहले आ जाता है लीगल ड्यूटी। कोई किसी की लीगल ड्यूटी है कोई काम करना, ठीक है, उसमें मैं और उसे एडिशनल बोल देता हूँ कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो फिर वो तुम बाउंड नहीं हो देने के लिए। ठीक, ना वो इन्फोर्स करवा पाएगा। दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी में क्या है कि भैया हमारा ऑलरेडी आपस में कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा आपका, ठीक है, मेरा आपका ऑलरेडी में कॉन्ट्रैक्ट था कि आप हमें 1,000 रुपये देंगे और मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक, आपने कहा सर जी अच्छे से पढ़ा दो, तुम 1,000 के 1,200 ले लेना हमसे, हम 200 रुपये आपको अलग से देंगे, 1,000 के 1,200 नहीं, हम 200 रुपये खुश होकर आपको अलग से देंगे, आप बढ़िया से पढ़ाओ एकदम। हमने कहा ठीक है, हम और तेजी में पढ़ाने लगे और बढ़िया से पढ़ाने लगे, पढ़ा दिया। अब आपका तुम्हें अच्छा लगा? हमने कहा हाँ साहब मज़ा आ गया, हमने 200 रुपये और दो। मतलब काय बात के 200 रुपये, वो तो आपकी ऑलरेडी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट था कि आप हमें अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक, अच्छे से पढ़ाना क्या होता है। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी आके बोल दे, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी आके बोल दे, मान लो कि हम दोनों को अच्छा, मैं आपको
पढ़ा रहा हूँ उसके लिए आप 1000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। अब कोई इंस्टीट्यूट वाला आके बोल दे, मान लो इंस्टीट्यूट का कोई मालिक हो, मैं किसी कोचिंग में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं स्टूडेंट को पैसे लेके पढ़ा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का मालिक आके कहे कि यार तुम इन्हें सब बच्चों को अच्छे से पढ़ा दो, हम तुम्हें 500 रुपये देंगे अपनी ओर से, ठीक। तो वो इंस्टीट्यूट और थर्ड पर्सन से मैं पैसे ले लूँगा, ठीक है, आपसे नहीं ले सकता, ठीक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हम दोनों के बीच में था। अब वो थर्ड पर्सन बीच में आ गया, ठीक है, उसका कंसिडरेशन क्या है कि ये बच्चे सब अच्छे से पढ़ेंगे, अगली बार और ज़्यादा आएंगे, समझेंगे, और ये और बच्चों को लेके आएंगे, तो उसका कंसिडरेशन वो हो गया, ठीक। हमारा आपसे पढ़ाने को हो गया। अब वो अलग से हमें अगर पेमेंट अगर हमसे प्रॉमिस कर रहा है तो मैं उससे थर्ड पर्सन से इन्फोर्स करा लूँगा, समझ आई कि नहीं। कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी में जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक, पहले से, वो नहीं, उससे आप नहीं करवा सकते अगर वो अलग से प्रॉमिस कर देता है, लेकिन थर्ड पार्टीज कोई आ जाती है इसमें तो उससे आप करा लेंगे, समझे कि नहीं। चलो अब आ जाएगा एक्सेप्शंस टू कंसीडरेशन। अब सेक्शन 25 खोलो। इतनी बात समझ में आई? अरे यार, सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या जाना था कि कंसिडरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। उसके बाद में हमने जाना ये क्या होता है, उसकी मैक्सिम जानी है, ठीक है, कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, सेक्शन 25 बोलता है, उसकी मैक्सिम जानी। उसके बाद में हमने जाना नूडम पैक्टम क्या होता है, उसके बाद हमने जाना ये क्वाइट प्रो क्रो होता है, क्वाइट प्रो क्यो होता है। उसके बाद हमने जाना कि ये पॉलॉक साहब ने बोला ये प्राइस फॉर द प्रॉमिस होता है, यही सब तो जाना। उसके बाद में हम लोगों ने डेफिनेशन देखी 2D, वो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, हैज डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रॉमिस टू डू समथिंग, प्रॉमिस टू डू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, such act, abstinence or promise is called consideration of the promise, ठीक। ये हमने जाना। उसी के हिसाब से हमने 4 इसके एजेंसीज निकाले। सबसे पहला एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, दूसरा प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तीसरा कंसिडरेशन मस्ट बी, कंसिडरेशन जो है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है, चौथा इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। ये 4 जाने। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले में क्या जाना, उसमें 3 केस थे एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर में, वेरी गुड। उस दूसरे में हम लोग ने दो केस थे, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, चिनैया वर्सेस जमैया, डट्टन वर्सेस पूले। तीसरा क्या था कि वो पास्ट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। पास्ट वाला जो है सेक्शन 25 का एक्सेप्शन 2 जो है कवर करता है, वो उसमें भी दिया हुआ है कि पास्ट कंसिडरेशन जो है इंग्लिश लॉ में अप्लाई नहीं होता था, इंडियन लॉ में अप्लाई होता है। अगर पास्ट कंसिडरेशन में आप कुछ बोल देते हो बाद में तो आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं। ये सब हो गया। और एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर आप जानी गए। अब उसके बाद में आ जाता है एक्सेप्शन, कि कब 2 चीज़ें और, एक्सेप्शन और दूसरा, एक तो एक्सेप्शन और दूसरा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये 2 चीज़ें हम लोग को देखनी है। सबसे पहले आ जाओ एक्सेप्शन पे। पानी पीते हैं एक गिलास। यार पानी नहीं है। देखो सबसे पहले आ जाओ कि कब बिना कंसीडरेशन के भी एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, ठीक। क्या है? बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। देखो हाँ, सेक्शन 25
अब 25 का पूरा खेल है, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ 25 की हेडिंग उठाई थी हम लोगों ने कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। अब सेक्शन पूरा 25 का ही खेल है, ठीक है। ये सबसे जनरल रूल कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ये इसका जनरल रूल है, ठीक। अब इसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं कि कब जो है, कब बिना कंसीडरेशन के भी एग्रीमेंट जो है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। सबसे पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक। क्या है भैया कि अगर, सबसे पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन, पहला एक्सेप्शन है कि अगर कोई नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कोई एग्रीमेंट करता है, ठीक, किसमें, राइटिंग में एंड रजिस्टर्ड हो, राइटिंग में हो और रजिस्टर्ड हो, कोई भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अगर राइटिंग में और रजिस्टर्ड में कोई एग्रीमेंट करता है तो फिर वो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड माना जाएगा, ठीक है, चाहे कोई कंसिडरेशन ना हो उसमें। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब क्या होता है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन का मतलब होता है कि किनके बीच में हो, या तो फिर वो ब्लड रिलेशन हो, ब्लड रिलेशन हो, या मैरिज में आता हो, मैरिज में आता हो, ठीक है। अरे लव एंड अफेक्शन इन्हीं में तो होगा, ब्लड रिलेशन में होगा या मैरिज में होगा, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वाइफ के साथ, वाइफ तो छोड़ो, मान लो कि किसने, एक फादर ने बेटे से कहा, ठीक, कि भैया कि हम आपको जो है 1 लाख रुपया देंगे, ठीक। अब उन्होंने कहा पापा राइटिंग में और रजिस्टर्ड करके दो, ऐसे तो नहीं चलेगा है, क्योंकि हमने तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है इस साल से। उन्होंने बोला था कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन में विदाउट कंसिडरेशन के भी अगर तब वो होगा जब राइटिंग में होगा और रजिस्टर्ड होगा। तो पिताजी ने राइटिंग और रजिस्टर्ड कर दिया, ठीक। अब इसमें क्या बेटा कुछ बाप को दे रहा है? कुछ दे रहा है क्या? कुछ नहीं दे रहा। क्यों? तो बिना कुछ दूसरे पार्ट पे किए हुए, तो वो तो जैसे जनरल कॉन्सेप्ट था कि दोनों के बीच में कंसिडरेशन होना चाहिए ना, कि भाई सन ने, वो फादर ने सन को 1 लाख रुपए दिए कि मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक। अब क्या है, इन्होंने राइटिंग में भी कर लिया, रजिस्टर्ड भी कर लिया, ठीक। तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक। इवन इसके पार्ट से कोई कंसिडरेशन नहीं जा रहा है, इसके पार्ट से कोई कंसिडरेशन है नहीं है। क्यों वैलिड है? क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, कि प्यार में कर जाते हैं यार, समझे कि नहीं, आपस में प्यार है, बस कर दिया तो कर दिया, ठीक। इसका एक लीडिंग केस है भूतनाथ मुखर्जी वर्सेस, नहीं राने क्या था इसका, बहुत, राज लक्की दुबे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, राज लक्की दुबे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, बहुत लीडिंग केस है ये मुखर्जी। किसका? पहला एक्सेप्शन हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 25 का, जो कि है नेचुरल लव एंड एक्सेप्शन। कैसे ये एक्सेप्शन है? ये एक्सेप्शन ऐसे हैं कि बिना कंसिडरेशन के भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना रहे हैं, ठीक है, बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना रहे हैं, एग्रीमेंट को वैलिड बना रहे हैं, समझे कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वेरी गुड। राज लक्की दुबे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी में क्या हुआ? इसमें ये हुआ, एक आदमी अपनी बीवी से इतना परेशान हो गया, ठीक है, उसने कहा महारानी तुम अलग रहो, समझे कि नहीं, तुम हमसे अलग रहो, हम तुम्हें अलग घर दे रहे, हम तुम्हें मंथली खर्चा भी दिया करेंगे, हम साथ में नहीं रह पाएंगे, ठीक। इतना परेशान हो गया वो। अब भैया उसने लिखित में भी दे दिया और उसने राइटिंग रजिस्टर्ड भी करवा दिया, लिखित में भी दे दिया, रजिस्टर्ड भी करवा दिया। अब उसने भैया अलग रहो तुम, अब क्या हुआ, अब वो अलग तो रहने लगे, उसने पैसा देना बंद कर दिया, मामला कोर्ट में गया कि भैया हमें इनकी ओर से क्या मिल रहा है, हम इन्हें पैसे दे रहे हैं, किस बात के दे रहे हैं? तो उसने कहा कि भैया नेचुरल लव एंड अफेक्शन में आता है ये
एक्सेप्शन 1 में बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होना चाहिए। कोर्ट ने कहा लव एंड है, कहाँ लव है कहीं बीच में, हैं समझे कि नहीं? कोर्ट ने कहा लव है ही नहीं इसमें, तो इसलिए ये नॉट बाउंड टू पे, समझे कि नहीं? चलो हाँ समझे कि नहीं? तो इसीलिए क्योंकि बीच में लव नहीं था इन लोग के बीच में, इसीलिए कोर्ट ने जो पाया भाई लव एंड अफेक्शन तो है ही नहीं, इसलिए जो है कंसिडरेशन जो है वो जो है ये वॉइड माना जाएगा। हाँ ठीक, पढ़ो सेक्शन 25, देखो कुछ छूट उट ना रहा हो, ऐसे ही अपनी ओर से पढ़ाए जा रहा हूँ। एक बार भाई सेक्शन भी तो रीड मान लिया जाए। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वॉइड अनलेस इट इज इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन और इज प्रॉमिस टू बी पेड टाइम बार डेप्थ by limitation law. An agreement made without consideration is void unless पहला it is expressly in writing and registered under the law for the time being in force for the registration of document and is made on account of natural love and affection between parties standing in a near relation to each other। और पहला ये हो गया। दूसरा unless, दूसरा है exception to पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, जो हम लोग ने अभी पढ़ा पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। जैसे वही बात कि भैया मैंने कुछ पहले से ही आपके लिए किया, आप बाद में इतना खुश हो गए कि हमें बोले। मैंने सीआरपीसी पढ़ाई, सीआरपीसी पढ़ लिए, आपका सिलेक्शन हुआ, आपने बोला सर जी आपकी सीआरपीसी पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं आपको 1 महीने की सैलरी दूंगा, ठीक। बाद में सैलरी आने के बाद आप नहीं दे रहे, मौज काट रहे, तो क्या मैं केस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि पास वॉलंटरी सर्विस पे आपने किया। लेकिन पास वॉलंटरी सर्विस में भी क्या होना चाहिए? इट इज प्रॉमिस टू पे कंपनसेट होली इन पार्ट ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरी डन समथिंग फॉर द प्रोमिसर और समथिंग विच द प्रोमिसर लीगली कैपेबल टू डू, ठीक है। वो लीगली कैपेबल भी होना चाहिए, ये भी नहीं कि सर आपने हमें सीआरपीसी पढ़ाया हम चांद तारे तोड़ लाएंगे आपके लिए। अरे ये तो हम थोड़े तोड़वा सकते हैं आपसे, फिर लीगली कैपेबल भी होना चाहिए। आपने बोला कि मैं 1 महीने की सैलरी दे दूंगा, अब आप नहीं दे रहे तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूँ, ठीक है। वही बात, पर्स किसी ने आपको ढूंढ के दिया, आपने कहा 100 रुपये दिए दे रहा, खोया हुआ कुत्ता ढूंढ के दे दिया, आपने कहा हम तुम्हें 500 रुपये देंगे उसे। पहले उसने पैसे के लिए काम नहीं किया, उसने तो ऐसे ही किया, बाद में खुश होके आपने बोल दिया, अब बोल दिया आप करो, ठीक। समझ में आया नहीं भाई? हमसे भी लोग बोलते हैं साहब आपने बहुत बढ़िया पढ़ा है, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में आदमी नाम तक नहीं लेता, समझे कि नहीं? अरे सलक एक मुकाम पे पहुंचने के बाद आदमी माँ बाप को भूल जाता है, टीचर की औकात क्या, ठीक, समझ रहे नहीं? जैसे एक वो क्लिप बहुत घूमती है उस पर कि एक आदमी साइकिल पे अपनी बीवी को लेके जा रहा होता है, तब वो मास्टरनी की तैयारी कर रही होती। तो जब उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम मास्टरनी बन जाएगी तो तुझे शर्म आएगी सबसे, मतलब उसका हस्बैंड तो था मजदूर था, मजदूरी कर करके वो मजदूरी पे जाता था और अपनी बीवी को कोचिंग सेंटर छोड़ के आता था साइकिल से। तो कहते थे कि तुम मास्टरनी बन जाओगी फिर तुम्हें बाद में शर्म आएगी कहने में कि ये मेरा हस्बैंड है। बोला ऐसे कैसे, मैं तो सबसे कहूँगी कि भाई ये मेरा हस्बैंड है। वो तो बनने से पहले वाली बात, बनने के बाद क्या है, बनने के बाद जैसा उसने बोला था वैसे ही हुआ। जब वो उसके स्कूल जाता है एक बार तो कि हमारे गांव में रहते हैं ये, तो बेचारा तो वही है, मुकाम पाने के बाद तो आदमी, चलो कहाँ कहाँ बातों में फंस जाते हैं। तो दूसरा क्या था? पास वॉलंटरी सर्विस। लेकिन पास्ट वॉलंटरी सर्विस हम ही से, जिसने पास वॉलंटरी सर्विस दी है उसी से ही प्रॉमिस हो। आपने मुझसे बोला कि सर सीआरपीसी आपने इतना अच्छा पढ़ाया, हम आपको 1 महीने की सैलरी देंगे। मैंने कहा बेटा तुमने बस बोल दिया, इतना ही काफ़ी, हमें नहीं चाहिए, ठीक। अब आपने कहा आप नहीं ले रहे हो तो हम आपकी वाइफ को जो है देंगे। अब मेरी वाइफ से आपने प्रॉमिस कर दिया कि सर तो ले नहीं रहे, मैडम हम आपको जो 1 महीने की सैलरी देंगे, ठीक। उसने कहा ले लो यार, ये नहीं लेते, ठीक। अब आप उसको नहीं दे रहे,
तो क्या वो करवा सकती है इसको इन्फोर्स? नहीं करा सकती, ठीक है। जिसने पास वॉलंटरी सर्विस दी है उसी से ही प्रॉमिस इन्फोर्सेबल है, किसी और से नहीं है, समझेंगे। चलो तीसरा है, ये एक्सेप्शन 2 हो गया, ये एक्सेप्शन 3 हो गया। एक्सेप्शन 3 क्या है कि भैया टाइम बार डेप्थ, टाइम बार डेप्थ, ये क्या है कि कोई भी ऐसा डेप्थ था जो टाइम बार्ड हो गया था, ठीक है। हर चीज़ का एक वो होता है ना, लिमिटेशन एक्ट के अंदर बार्ड हो गया, अब आप टाइम बार्ड हो गया, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। डेप्थ तो तुम्हारा है लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है अब उसके लिए आप कोर्ट और नहीं जा सकते। तो क्या है, टाइम बार डेप्थ में भी अगर राइटिंग में कोई ये कह देता है कि हाँ हम भैया टाइम बार देंगे, जो डेप्थ है वो हम देंगे, तो फिर वो बाद में बिना कंसीडरेशन के लिए भी इन्फोर्सेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी को हमसे 1 लाख रुपए चाहिए थे, ठीक। अब लिमिटेशन पीरियड के हिसाब से 3 इयर्स का टाइम था, 3 साल तक उसने मेरे ऊपर केस नहीं किया। अब वो टाइम बार्ड हो गया, अब वो 3 साल बाद मेरे पास आ रहा है, उसने भैया मेरा पैसा। अब भाई मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैंने कहा हाँ भैया तुम्हारा पैसा है, टाइम बार्ड हो गया उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक। तुमने इतने टाइम तक नहीं मांगा, तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुमने हमसे नहीं मांगा, लेकिन अब जो है पैसा मेरे पास कम है, हम 70,000 दे पाएंगे, हैं, हम मान रहे आपका पैसा है, हम 70,000 दे पाएंगे। तो उसने कहा ठीक है यार तुम 70,000 दे दो यार, 70,000 ही दे दो। अब क्या हुआ, तो उस चीज़ का, उस 70,000 का मैंने राइटिंग में लिख के दे दिया कि भैया इनका जो है 70,000 रुपये हम देंगे। तो इसमें भी अब कंसीडरेशन की, बिना कंसीडरेशन के भी वैलिड है टाइम बार डेप्थ, समझे कि नहीं। इसी हिसाब से पढ़ लो एक बार, सब समझ में आ जाएगा, इतना बड़ा कोई हुआ नहीं है। हाँ, इट इज़ ए प्रॉमिस मेड, अगर कोई भी, थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं, इट इज़ ए प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी ए चार्ज देयर विथ, ठीक है, और बाय एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथराइज इन दैट बिहाफ टू पे होली और इन पार्ट ऑफ ए डेप्थ ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव इन्फोर्स पेमेंट बट फॉर द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ द सूट्स, ठीक है। तो वही बात है, या तो वो जो आदमी है इंचार्ज वो साइन करके दे दे, राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा कोई ऑथराइज एजेंट हो उस चीज़ के लिए तो वो भी कर सकता है, ठीक है, बस राइटिंग में होना चाहिए। तो ये 3 ऐसे हैं। तीसरा, इसके अलावा भी ये 3 तो जो सेक्शन 25 में दिए हुए हैं वो हैं, उसके अलावा भी 2-3 और हैं, जैसे कि एजेंसी के केस में, ठीक है। एजेंसी के केस में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, प्रिंसिपल और एजेंट वाला, ठीक, प्रिंसिपल एजेंट वाला जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें भी कंसीडरेशन ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, कंसीडरेशन ज़रूरी नहीं होता। प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशन में कंसीडरेशन ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि भाई मैंने आपसे कुछ कहा कि यार ऐसा करो, मेरे बिहाफ पे ये काम कर दो, ठीक। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कुछ कहा कि मेरे बिहाफ पे ये काम कर दो, अब आपने मेरे बिहाफ पे वो काम कर दिया, ठीक है। तो कैसे किया, एक प्रिंसिपल एजेंट का ही तो रिलेशन हो गया, आप मेरे बिहाफ पे कोई काम कर रहे हो। मैंने बोला, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, मैंने कहा यार मेरे बिहाफ पे एक रॉयल एनफील्ड बुलेट बुक कर दे यार, दिल्ली में बहुत सस्ती मिल रही हैं, आपने मेरे बिहाफ पे बुक कर दी है वहाँ पर जाके, तो एक प्रिंसिपल एजेंट वाला हो गया ना रिलेशन। तो उसके लिए क्या आपने कोई आपसे पैसा, क्या आपने मुझसे कोई पैसा लिया? मैंने अरे यार छोटा सा तो काम था, भाई के लिए कर दिया, लेकिन वो एजेंट के तौर पे आपने किया है, ठीक है। लॉ की नज़र में देखेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट वाला हो जाएगा, मेरे बिहाफ पे आप कर रहे हो। बिना कंसीडरेशन के भी कर सकते हो, कंसीडरेशन के साथ भी कर सकते हो, तो बिना कंसीडरेशन रिलेवेंट नहीं है, तो ये भी इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। या एक और है, जैसे चैरिटी के केस में, चैरिटी मैंने कहा मंदिर के लिए 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। अब उसमें मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा उसमें, तो चैरिटी के केस में भी बिना कंसीडरेशन के मैंने लिख के दे दिया कि 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक। तो उसमें भी कोर्ट ने ये पूछेगी कि इसको क्या मिल रहा है, उसमें कुछ ना मिल रहा हो, चैरिटी के केस में हम दे रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ये
कुछ केसेस ऐसे हैं जो कोर्ट के थ्रू या कहीं और कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए हैं कि कब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा। चलो, और कुछ है इसमें? कोई केसेस नहीं है इसमें, हैं? अब बस प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखें। चलिए, तो कंसिडरेशन में एक आखिरी टॉपिक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखना है। कंसिडरेशन पार्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, माइनर वाला देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 10 से चालू करेंगे, मतलब कहने का मतलब कंपिटेंट पार्टीज जो चौथा एसेंशियल है। चलो, कंसिडरेशन से समझ में तो आई गया अभी तक? कुछ छूट तो नहीं रहा? कुछ नहीं रहा। देखो, एक होता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल सेंस में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बिटवीन द पार्टीज होता है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बिटवीन द पार्टीज होता है। इसका मतलब क्या है? दो चीजें हैं। ठीक, नो स्ट्रेंजर कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी स्ट्रेंजर का मतलब क्या हो गया कि इन जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं उसके अलावा कोई, नो स्ट्रेंजर कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ना ही कोई स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट पे केस कर सकता है, सू कर सकता है, और ना ही टू बी सूड, उसके ऊपर केस हो सकता है थर्ड कॉन्ट्रैक्ट को लेके, मतलब किसी और के कॉन्ट्रैक्ट को लेके। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो यही दोनों पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं। ठीक, अगर केस करना होगा तो यही करना चाहेगा। ठीक है, अगर केस होना होगा तो इसी के ऊपर होगा, कोई थर्ड पर्सन कहां से बीच में आ जाएगा। ठीक है, इवन फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बना हो तब भी वो इन्फोर्स नहीं करा सकता। समझे कि नहीं? जनरल रूल ये है। सबसे पहले कौन से केस में आया था? ये दो केसेस हैं। ठीक है, ट्यूडल वर्सेस एटकिंसन, और दूसरा केस है डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज। ये सब केसेस आपको सारी बुक में मिलेंगे। ठीक है, लीडिंग केसेस हैं सारे, सेल्फ्रिज एंड कंपनी। चाहे आप बांगिया से पढ़ो, चाहे आप ए.के. जैन से पढ़ो, चाहे आप सामर्थ अग्रवाल से पढ़ो, किसी भी बुक से पढ़ो, ठीक है, सबका फॉन्ट वही है, सबका फॉर्मेट वही है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैसे ही है। किसी ने कोई ऐसा नहीं कि अरे सर ये आप कहाँ पढ़ा रहे, ये तो कहीं दिया ही नहीं है, इसके नोट्स चाहिए। नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, किसी भी बुक से उठाओ, सब में सेम मिलेगा। 3, 5, 2, 4 लाइनें ऊपर नीचे होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बिटवीन द पार्टीज ही होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि नो स्ट्रेंजर कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं करा सकता, कि कोई भी स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सू नहीं कर सकता, और किसी स्ट्रेंजर के ऊपर केस भी नहीं हो सकता। ठीक है, ना वो सू कर सकता है, ना उसके ऊपर सू हो सकता है अगर वो उसके नहीं है। और यहाँ तक कि इवन फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तब भी वो थर्ड पर्सन उसको इन्फोर्स नहीं करा पाएगा। ठीक, जनरल रूल प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये है। कौन से केस में आया? ट्यूडल वर्सेस एटकिंसन और डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड वर्सेस सेल्फ्रिज। डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज में क्या हुआ था? इसमें ये जो साहब थे प्लेंटिफ, बड़ी जल्दी मार्कर यार खत्म हो गया यार। ये जो थे डनलप साहब, इन्होंने इनकी टायर की इनकी कंपनी थी, इन्होंने जब मान लो ये ए है, ठीक है, ये ए है प्लेंटिफ साहब, इन्होंने अपनी टायर जो हैं जब
डिस्ट्रीब्यूटर को दिए, डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उससे कहा कि तुम भी जब ये बेचना तो एक एग्रीमेंट साइन, इनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया, ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया। इन्होंने जब डनलप साहब ने जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को टायर बेचे तो उससे एक एग्रीमेंट साइन कराया कि एक मिनिमम प्राइस जो टायर की है हमारे, उससे आप नीचे नहीं बेचोगे, ठीक है। मान लो 1000 रुपये का टायर है, हम आपको 600 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आप 1000 से कम का नहीं बेचोगे। और डिस्ट्रीब्यूटर से भी कहा कि जब तुम डीलर को दोगे तो उससे भी यही तुम कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करना कि वो डीलर जो है क्या करेगा, वो उस रेट मिनिमम प्राइस से नीचे नहीं बेचेगा, ठीक। तो ऐसा ही इन्होंने किया। डीलर कौन था, सेल्फ्रिज एंड कंपनी, और सबसे पहले यहाँ पर प्लेंटिफ कौन था, डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड, ठीक। तो डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड ने, अब डीलर को जब इसने बेचा ना डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो उसने भी वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि अब मिनिमम प्राइस से नीचे नहीं बेचोगे, लेकिन इसने क्या किया, 600 का लेके 700 का बेचना चालू कर दिया, समझे कि नहीं। हर जगह मार्केट में 1000 का मिल रहा है, इसने 700 का, उसने 100 रुपये प्रॉफिट में बेचो, अब बेचना चालू कर दिया। भैया डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी ने इनके ऊपर, डीलर के ऊपर केस किया कि अरे तुम्हारे साथ एग्रीमेंट है, तुमने ऐसे कैसे कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भैया आप तो कौन हैं, यहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब नो थर्ड पार्टी कैन सू और बी सू, ठीक है, कि आप तो थर्ड पार्टी हो गए, कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर के बीच में है, आपने कैसे आ गए। तो फिर ये इसका कुछ नहीं कर पाए, मतलब डनलप साहब हार गए। समझ में आई कि नहीं आई। ये था जनरल रूल। एक इंडियन केस है, अच्छा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, वो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमारे ऐसा कोई लॉ नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डायरेक्ट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो ये बताए कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में एमसी चाको वर्सेस बैंक ऑफ ट्रेवनकोर, इसमें ये बोला था कि हाँ यहाँ पर भी हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया में भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है, ठीक। लेकिन इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। इस जनरल रूल क्या है कि नो थर्ड पार्टी कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ये जनरल रूल है, इसी को हम प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एक्सेप्शन है कि कब थर्ड पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है, इवन ही इज नॉट द पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, बिना पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट होते हुए वो उसको इन्फोर्स करा सकती है। ऐसे भी कुछ सिचुएशंस हैं, उनको हम इस जनरल रूल का एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं, गिनती के हैं, ठीक है, 4 या 5, 4 हैं शायद, 5 हैं, ठीक। सबसे पहला तो ट्रस्ट, क्या है, सबसे आप जनरल रूल का जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके हम लोग एक्सेप्शंस देख रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस का मतलब क्या हो गया, कब थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकती है, ठीक है, समझे कि नहीं। चलो सबसे पहला है ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट के केस में कौन कौन होता है भैया, कौन कौन होता है, ऑथर होता है, ऑथर जो ट्रस्ट बना रहा है, ठीक। ट्रस्टी होता है जो प्रॉपर्टी का प्रोटेक्टर होता है। तीसरा बेनिफिशियरी होता है जिसके लिए ट्रस्ट बन रहा है, ठीक। तीसरा कौन होता है, बेनिफिशियरी होता है। तो ट्रस्ट के केस में जबकि कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है, ठीक है, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ द थर्ड पर्सन, बेनिफिशियरी के लिए, तो ट्रस्ट के केस में बेनिफिशियरी जो है वो इन्फोर्स करा सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक। दूसरा है चार्ज, ठीक, जहां पे उसके लिए चार्ज रख दिया गया हो, ठीक है। चार्ज का मतलब समझते हो कि कोई चीज़ थी, ठीक है, जैसे मैंने कहा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि देखो तुम सी को जो है ये भी
चार्ज भी होता है वो ट्रस्ट की तरह होता है, ठीक है। जैसे सी के ये प्रोटेक्शन के लिए जब तक सी 18 साल का नहीं हो जाता तब तक के लिए तुम उसे 5,000 रुपये महीने देना, ठीक है। और उसके लिए ये मैं प्रॉपर्टी चार्ज रख देता हूँ, ठीक है, या ये अमाउंट मैं अकाउंट बैंक में डाल देता हूँ, ठीक है, तुम उसमें से उसे देना। तो उसको क्या, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी के बेनिफिट के लिए चार्ज भी बना दिया जाए, ठीक है, चार्ज भी रख दिया जाए, ठीक है, तो वो भी इन्फोर्स हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी थर्ड पार्टी जो होगी यहाँ पर सी, जबकि ये इनकी पार्टीज नहीं है फिर भी वो केस फाइल कर सकती है, ठीक। तीसरा क्या है, फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट क्या है कि अगर फैमिली सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, फैमिली सेटलमेंट में कुछ भी पार्टीशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो जबकि कॉन्ट्रैक्ट किन्हीं के बीच में हो रहा हो, किसी दो लोगों के बीच में हो रहा हो, ठीक है, पार्टीज कोई भी हो, लेकिन अगर फैमिली सेटलमेंट है तो एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोई भी मेंबर, फैमिली का कोई भी मेंबर, लेकिन फैमिली का मेंबर होना चाहिए, ठीक, कोई थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। अगर फैमिली सेटलमेंट हो रहा है तो उसमें जरूरी नहीं जितने भी लोग हैं सबका नाम वहां पर लिखा जाए, समझे कि नहीं। फैमिली सेटलमेंट में जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में सबका नाम लिखा जाए, लेकिन वो इन्फोर्स करा सकते हैं चाहे उनका नाम हो उसमें चाहे ना हो। चौथा है मैरिज सेटलमेंट। मैरिज सेटलमेंट, मैरिज सेटलमेंट में क्या है कि अगर मैरिज के उसमें मैरिज सेटलमेंट को लेके कोई केस है तो उसमें भी हो जाएगा। एक केस था ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस, इसी का है मैरिज सेटलमेंट का, क्या था पूरा केस का नाम, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम। एक्चुअली में चार्ज का भी है, ठीक है, ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी, डबल एस आई है, हुसैनी बेगम। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक ने कहा था कि भाई, दो पेरेंट्स ने ये कहा था, लड़के के बाप ने ये कहा था लड़की के बाप से, लड़के के बाप ने लड़की के बाप से ये कहा था कि अगर तुम अपनी बेटी मेरे घर में शादी करते हो, मेरे बेटे से करते हो, तो मैं तुम्हारी बेटी को 5,000 रुपये महीने दिया करूँगा, ठीक है, खर्चा पानी। तो अब क्या हुआ, इसकी किसी एक की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उसके लिए उसने चार्ज भी रखा था, प्रॉपर्टी भी रखी थी, ठीक है, तो चार्ज का भी ये केस हो जाता है। तो इस टाइप के केस होंगे, जबकि ये पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कौन, जिसकी शादी हुई बेटी की, लेकिन फिर भी वो इन्फोर्स करवा सकती है क्योंकि ये मैरिज सेटलमेंट है, ठीक। पांचवा, हाँ, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट क्या है भाई, देखो, अगर एक्नॉलेजमेंट में क्या है, जैसे कि एक आदमी था, ठीक, अब एक आदमी था, उसने मान लो अपना घर बेचा, ठीक, एक आदमी ने अपना घर बेचा, तो घर बेचने में उसने कहा कि भैया ये घर जो है मॉर्टगेज भी है, तो आप जो है इस आदमी को हमने मॉर्टगेज किया था, आप 9 लाख हमें दे देना और 1 लाख जो इनका जो है हमारे ऊपर कर्जा इनको दे देना, ठीक। अब इसने जो है ये एक्नॉलेज भी कर लिया इनसे कि हाँ आपका 1 लाख रुपया हम देंगे, घर हम खरीदे, 9 लाख इन्हें देंगे, 1 लाख आपको देंगे। तो अगर जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट कर लोगे तो वहाँ पर एस्टॉपल अप्लाई हो जाएगा। तो एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपल, समझे कि नहीं। तो उस केस में आपने अगर एक्नॉलेज कर लिया है, थर्ड पार्टी को आप कुछ दोगे, तो ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बीच में, ठीक है, तो फिर भी उसे आपको देना पड़ेगा। सातवां है कोवेनेंट, वो छठा है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। कोवेनेंट, आपने अगर मेरी टीपीए की वीडियो देखी है तो उसमें ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, ठीक। अब क्या होता है ये कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, कोई आपने प्रॉपर्टी ली है जिसमें कोई कोवेनेंट है, कोई कंडीशन लगी हुई है, ठीक, जैसे कि एक बहुत लीडिंग केस है इसका, तुल्क वर्सेस मॉक्से, तुल्क वर्सेस मॉक्से, इसमें लीडिंग केस है ये, सेक्शन 10 ऑफ टीपीए का है, ठीक। और
कोवेनेंट जनिंग विद द लैंड, इसका एक एक्सेप्शन भी है। इसमें क्या हुआ था, एक आदमी की दो जमीन मतलब ज़मीन थी, ठीक है, तो उसका एक ज़मीन पे घर बना हुआ था बढ़िया सा आलीशान, ठीक। तो उसने जब आधा प्लॉट अपना बेचा ना, तो उसमें एक कंडीशन लगा दी कि भैया तुम यहाँ पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं करोगे जिससे कि मेरी लाइट आइट और एयर यहाँ से डिस्टर्ब हो, ठीक है, बढ़िया हवा आती है, अगर आपको इच्छा हो तो आप लो, हम एक कंडीशन के साथ देंगे कि भैया आप यहाँ पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक, हम यहाँ नहीं करेंगे, इतने में कर लेंगे, इतना खुला रखेंगे हम, तो ठीक है, ऐसे उसने बेच दिया। अब ये क्या हुआ, अब ये कंडीशन हो गई कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, अब ये लैंड के साथ कंडीशन जाएगी। अगर कोई थर्ड पार्टीज भी किस में हुआ था, इस आदमी ने जब इसको बेचा इसके साथ ये कंडीशन लगाई थी। अब मान लो ये आदमी किसी और आदमी को बेचे दे रहा है, किसी और आदमी को बेचे दे रहा है, तो अगर उसे जानकारी है कि इसके साथ ये कंडीशन लगी हुई है तो वो भी बाउंड हो जाएगा, ये इन्फोर्स करा लेगा इससे कि तुम भी नहीं बना सकते, ठीक है, ये तो कंडीशन तुम्हें मालूम थी, है कि नहीं। तो ये अगर ये कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड एक्सेप्शन ना होता तो क्या ये कभी इन्फोर्स करा पाता, नहीं करा पाता, ठीक है। चलो ये इसके क्या थे, एक्सेप्शंस थे। अब आगे का क्या देखेंगे, कुछ छूटे उटे ना यार। सेक्शन 25 एक बार देख लो, एक बार दोस्त, दिमाग में बैठ जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। अगर समझ में आपके नहीं आया तो इसमें मेरी बेइज्जती है, समझे कि नहीं, कि तुम 4-5 साल से पढ़ा रहे अभी तक बताओ बच्चों को समझा नहीं पा रहे। अरे आपको एक वो बताऊं, आप लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था जब मैं आपका 3-4 दिन पहले, तो ऐसे ही लेक्चर रिकॉर्ड करते का समय नहीं मैं बोल जाता था कि यार मैं पढ़ने में बिल्कुल नहीं पढ़ता था छोटे पे, और मुझे ये पता है कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे उनके दिमाग में कंसंट्रेट करो कि उसका ध्यान भंग ना हो, क्योंकि हम जानते हैं, खुद नहीं पढ़ते थे कि कब टीचर कैसे पढ़ाता था कि मैं ध्यान देता था। बिल्कुल सेम डिट्टो। कल मैं विकास दिव्य कीर्ति सर का इंटरव्यू देख रहा था, उसके साथ राजीव इलाहाबादी है, क्या नाम है, हाँ राजीव इलाहाबादी, उसके इंटरव्यू में आए थे नहीं, हाँ विकास दिव्य कीर्ति सर ने डिट्टो सेम बात बोली। हमने कहा यार काश कोई ये सुनने वाला होता, समझे कि नहीं, सिर्फ डेट से डिट्टो सेम वही वर्ड थे जो मेरे थे। देखो सेक्शन 25 क्या बोलता था, सेक्शन 25 जनरल रूल ये बोलता है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक। उसके बाद में उसके वो 3 एक्सेप्शन देता है। सबसे पहला नेचुरल लव एंड अफेक्शन राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा था पास वॉलेंट्री सर्विस, ठीक है, उसमें राइटिंग और रजिस्टर्ड की कोई बात नहीं। तीसरा क्या होना चाहिए, टाइम बार डेथ, वो राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ठीक। उसके बाद उसके 2 एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ही तो है, हाँ 2 एक्सप्लेनेशन है कि ये कंसिडरेशन वाली बात गिफ्ट में अप्लाई नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, गिफ्ट में तो गिफ्ट वॉलेंटरी होता है, विदाउट कंसिडरेशन होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन कि भैया जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब हाँ नीड नॉट बी एडिक्वेट, क्या टर्म इस्तेमाल हुआ, और सिर्फ वो इनएडिक्वेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इनएडिक्वेसी डज नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। मैं अपनी 70,000 का फोन 5,000 में किसी को दे दूं, 1,000 रुपए में दे दूं, 500 रुपए में दे दूं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है। जैसे कि मैं बताया था कि भाई, समझे कि नहीं, क्या दोबारा वही सब बातें रिपीट करना, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूं। इसके इलस्ट्रेशन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इलस्ट्रेशन इसके पढ़ लीजिएगा ध्यान से। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 10 से, ठीक है, रुको एक मिनट।
चलिए, तो इस लड़ाई में थोड़ा आगे बढ़ा जाए, हैं? कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो चल रहा है। स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक बार चले, दोबारा ना आपको देखना पड़े। ठीक है, क्या क्या देख चुके हम लोग बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे। सबसे पहले क्या था? ऑफर। ठीक है, डेफिनेशन क्लाउज सेक्शन 2 याद रखना, पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए। जैसे, अरे यार रिकॉल कर लो, ठीक है, 2 मिनट रुको। 2A में क्या था? 2A में था कि भैया प्रपोजल या ऑफर, ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ वैसे ही देख लो। 2A में था प्रपोजल। B में क्या है? प्रॉमिस। C में क्या है? प्रॉमिजी, हाँ, प्रॉमिजर एंड प्रॉमिजी। D में क्या था? डी कंसीडरेशन। समझे कि नहीं? D में क्या है? कंसीडरेशन, इस पे D पे ध्यान दीजिएगा। E में क्या है? एग्रीमेंट, है कि नहीं? F में क्या है? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। F के बाद ABCDEF G वॉइड एग्रीमेंट, नहीं, इसमें क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है कि वॉइड एग्रीमेंट है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। जी के बाद ABCDEFG H का मतलब हाईली कॉन्फिडेंशियल। अगर कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे नहीं बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अपने बीच में रहे भैया, ठीक है, तो इसे क्या हाईली कॉन्फिडेंशियल करके रखना, ठीक है। H ABCDEFG I में क्या है? ओनली आई कैन मेक इट वैलिड। ओनली आई कैन मेक इट वैलिड, ऐसे कौन से होते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जे तो अब भैया वॉइड हुआ है, जे तो अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट, सॉरी, वो यहाँ पर वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है। तो देख लो, एक बार चेक कर लो सब लोग, मेरे हिसाब से सारे सही हैं, ठीक। प्रपोजल सबसे पहला, ठीक। दूसरा प्रॉमिस हुआ, जिसको एक्सेप्टेंस बोल सकते हैं। फिर तीसरे में दोनों पार्टीज हो गई, प्रॉमिजी। डी कंसिडरेशन हो गया। ई में एग्रीमेंट हो गया। एफ में रेसिप्रोकल। जी में वॉइड एग्रीमेंट। एच में कॉन्ट्रैक्ट। आई में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई कैसे याद रखना है? ओनली आई कैन मेक इट वैलिड। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की खासियत क्या होती है? वॉइडेबल एग्रीमेंट की, वॉइडेबल एग्रीमेंट कह लो चाहे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कह लो, क्या इसमें इस्तेमाल हुआ है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो वॉइडेबल एक बार जी वो देख लो, हाँ, ये वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक। आई में क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओनली आई कैन मेक इट वैलिड है। जे में क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कि जे तो अब भैया वॉइड हो गया है। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की क्या अंतर था? चलो लाइट पड़ रही उधर, कोई बात नहीं, इतना ये तो लिख दिया, कोई लिखने की जरूरत थोड़ी थी, ऐसे ही बोल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन से साथ साथ पढ़ते पढ़ते रिवाइज करने से याद होता है, ठीक है, और याद कराना बहुत जरूरी है। चलो, तो इसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या हुआ? पहला, सबसे पहला क्या था? वेरी गुड, ऑफर। उसके बाद दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा कंसीडरेशन, चौथा कंपटेंट पार्टीज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपटेंट पार्टीज, ठीक। अब कंपटेंट पार्टीज में क्या है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 पे दोबारा आते हैं, एक बार हम लोग स्टार्टिंग में देख चुके हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या बोलता है? व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जाके, ठीक है, कौन से बनेंगे? जिसमें फ्री कंसेंट होगी। सेक्शन खोल लो, जिसमें कंपिटेंट पार्टीज होंगी, जिसमें क्या नहीं होगा? लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन
एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक, और नॉट स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड, नॉट स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड। यही तो दिया हुआ है सेक्शन में, क्या दिया हुआ है भाई? देखो यार, हाँ, व्हाट एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। ठीक है, expressly है, not expressly declared void, not expressly declared void। ठीक, अब क्या है, फ्री कंसेंट वाले सेक्शंस कौन कौन से हैं? अभी 13 से लेके 20 तक मान लो, ठीक है, 22 तक मान लो। कंपिटेंट पार्टीज, कंपिटेंट पार्टीज कौन सा है? 11 और 12। ठीक, 11 में ये है कि कौन कंपिटेंट पार्टीज होगा, 12 में अनसाउंड माइंड। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट सेक्शन 23-24, समझे कि नहीं? और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड 25 के बाद वाले सब 25 से 30 तक क्या दिए हुए हैं, बताए गए कि कौन कौन से स्पेशली, एक्सप्रेसली, स्पेशली नहीं, एक्सप्रेसली इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ हो कि ये वॉइड है। ठीक, तो इतनी चीजें हमें सेक्शन 10 से निकल के आ रही हैं। ठीक, तो सबसे पहले जैसे 11 और 12 है, वैसे तो हम लोग फ्री कंसेंट भी देख सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, 11-12 स्टार्टिंग से ही बताते चलो, ज्यादा सही है। ठीक, सेक्शन 11 क्या बोलता है? सेक्शन 11 ये बोलता है कौन कंपिटेंट पार्टीज होगा, पढ़ो। हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि कौन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, इसमें क्या है, एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या है, कंपिटेंट पार्टीज होने के लिए बस 3 चीजों का ध्यान रखना है। गर्मी लग रही है यार आज बहुत। कंपिटेंट पार्टीज होने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि भैया उसने जो है, जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो अटेंड कर ली हो। दूसरा, साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरा, भैया लॉ, किसी भी लॉ में डिस्क्वालिफाइड ना किया गया हो इस चीज़ के लिए। ठीक, ये 3 चीज़ें अगर फुलफिल हो रही हैं तो वो कंपिटेंट पार्टीज है। ठीक, समझ आई बात कि नहीं आई? तो इसमें अब 12 ये बताता है कौन साउंड माइंड होगा फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो 11 में ही एक चीज पे आपको खूब पूछा जाता है, माइनर। ठीक है, माइनर एग्रीमेंट, माइनर एग्रीमेंट। इसमें लीडिंग केस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, धर्मोदासी नाम है इसका, एक लीडिंग केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक, अब क्या है, देखो इसमें ये बताता है कि मेजर होना चाहिए। ठीक, अब मेजॉरिटी एज कहाँ पे दिया हुआ है, वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में दिया हुआ है कि इंडियन लॉ के हिसाब से जो भी आदमी 18 साल की एज अटेंड कर ली है वो मेजर माना जाएगा। ठीक, चलो तो इतनी बात हुई कि 18 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरा कि अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका स्टेटस क्या होगा। ठीक, क्या वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्या होगा वो। ठीक, ये तो सेक्शन 11 या सेक्शन 10 कोई भी या कोई भी अदर प्रोविज़न इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये नहीं बताता है कि अगर माइनर एग्रीमेंट करता है तो क्या होगा वो। तो इस केस में ये बोला गया था कि वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, वो सॉरी वॉइड एब इनिशियो होगा। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ठीक है, कि वो नॉट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ, कभी ऐसा माना ही नहीं जाएगा कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी था। वॉइड एब इनिशियो, कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ दो, वो कॉन्ट्रैक्ट के कभी फॉर्म में आ ही नहीं पाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जैसे सेक्शन 10 बोलता है कि एजेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एजेंशियल कि कंपिटेंट पार्टीज होना चाहिए।
ठीक, कंप्लेंट पार्टीज होना चाहिए, तो वो कंप्लेंट पार्टी है ही नहीं। जब वो कंप्लेंट पार्टीज नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट होने की कोई बात ही नहीं होती, वॉइडेबल होने की कोई बात ही नहीं होती। वॉइडेबल तो तब होगा, वॉइडेबल का मतलब कब होता है, वॉइडेबल का मतलब होता है कि किसी एक के इंस्टांस पे वो वैलिड हो सकता है या किसी एक के इंस्टांस पे वो वॉइड हो सकता है, ठीक, तो वो वॉइडेबल तो नहीं हो सकता। दूसरा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पहले तो वैलिड थे बाद में वॉइड हो गए, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब वो वैलिड था, ये तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है कि नहीं, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो इसी केस में प्रीवी काउंसिल ने एक केस डिसाइड किया था, इसमें ये बोला था कि मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष में कि माइनर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर वो वॉइड अब इनिशियो होता है अगर उसमें उसके ऊपर लायबिलिटी आ रही है तो, ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर वो उसमें बेनिफिशियरी है, उससे बेनिफिट हो रहा है तो वो वैलिड है, लेकिन माइनर के ऊपर अगर लायबिलिटी आ रही है तो वो माइनर है, ठीक है। माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। समझ में आई बात की नहीं आई? समझो फिर से, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक में लायबिलिटी होता है, एक में बेनिफिट होता है, ठीक। जैसे इसमें देखो, जैसे मोरी वर्सेस धर्मदास घोष में क्या हुआ था, जैसे मान लो कि मैं माइनर हूँ और मैं अपने घर पे लोन ले रहा हूँ, ठीक है, मॉर्टगेज करके पैसा उठा रहा हूँ। मैंने कहा अंकल वाले अंकल प्यास लगी पानी पिला दो, हैं, सुना है, अंकल बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, पानी पिला दो। चलो छोड़ो यार, बहुत इंस्टाग्राम चलाने लगा हूँ। हाँ, तो वो क्या कहता है, अंकल मेरा घर जो है, हमें पैसे दे दो, मेरे घर पे मॉर्टगेज कर रहा हूँ मैं, उसने माइनर ने पैसे ले लिए, बाद में आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस माइनर का, ना घर से पैसा ले पाएंगे उसका, ना उसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी है। पर्सनल लायबिलिटी तो कभी माइनर की हो ही नहीं सकती, ठीक है। कुछ कंडीशन में पढ़ेंगे, जैसे बेनिफिशियरी के उसमें अगर बेनिफिशियल आइटम्स उसे दे रहे हो तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी लायबल हो सकती है। पर्सनल लायबल तो कभी माइनर हो ही नहीं सकता। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे कि बेनिफिशियल और लायबिलिटी वाले कौन से होते हैं, कि किसी एक माइनर ने अपना घर गिरवी रख के मॉर्टगेज करके पैसा उठा लिया, पैसा देने वाला भूल जाए, वो वसूल नहीं कर पाएगा, ठीक है, ना उसके मॉर्टगेज घर से होगा ना कुछ। अब मान लो कि हमने किसी माइनर ने किसी मेजर को पैसा दिया, उसका घर मॉर्टगेज लेके, वो तो बेनिफिशियल हो गया, है कि नहीं, तो वो वैलिड है, समझे कि नहीं। तो कैसे कि जहां पे जिस कॉन्ट्रैक्ट में उसके ऊपर लायबिलिटी आ रही है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड अब इनिशियो है, ठीक है। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट समझो। क्या तो क्या इफेक्ट क्या होगा उसका, इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट, ठीक। इफेक्ट क्या क्या होगा कि एक तो उसके ऊपर एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल क्या बोलता है कि आपने एक बार कोई बात कह दी, आप उससे मुकर नहीं सकते, ठीक है। एस्टॉपल बाय कंडक्ट होता है, एस्टॉपल बाय वर्ड होता है, एस्टॉपल बाय डीड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी गया, कोई माइनर गया, उसने रसूखदार आदमी से कहा कि देखो मेरी उम्र 19 साल है, हमें पैसा लोन पे दे दो, उसने लोन पे दे दिया, ठीक। अब क्या हुआ, अब अगर बाद में पता चलता है कि ये माइनर है तो क्या ये भी तो कह सकता है कि माय लॉर्ड, इनके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो रहा है कि इनने मुझसे कहा था कि मैं मेजर हूँ, तो कोर्ट कहेगी कि भैया एस्टॉपल जो है माइनर के केस में अप्लाई नहीं होता, ठीक। दूसरा कि ना ही कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी आएगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप इन्फोर्स नहीं करा पाओगे, और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई टॉर्टुअस लायबिलिटी है, मतलब टॉर्ट में भी आ रही है, तो वो भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अरे भाई साहब, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कोई आपस में हमने ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है, उसमें आप सिविल लायबिलिटी में भी जा सकते हो कॉन्ट्रैक्ट में, समझे कि नहीं। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ हो रहा है तो वो ही उसी में टॉर्टियस लायबिलिटी नहीं होगी। कोई माइनर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है, समझे कि नहीं। माइनर
कि हम तो माइनर हैं, किसी का भी फ़ोन उठाया फोड़ दिया, मेरा क्या कर लेगा, इन्फोर्स तो नहीं करा पाएगा। अरे नहीं भाई, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट से थोड़े आ रहा है, वो तो सिविल लाइबिलिटी आ जाएगी, समझे कि नहीं। कोई माइनर ऐसा काम ना करे कि क्या हुआ कि माइनर बोल के आपने मैं तो माइनर हूँ क्या लिया फोड़ दिया, समझे कि नहीं, तो क्या होगा उससे, अरे सिविल लाइबिलिटी आ जाएगी, समझे कि नहीं, आपको भरपाई करनी पड़ जाएगी। लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है तब नहीं होगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल या टर्टुअस लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में वो इन्फोर्स नहीं करवा पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई टर्टुअस लाइबिलिटी है, सिविल लॉ में जाता है, टॉर्ट में जाता है, तो भी वो इन्फोर्स नहीं करवा पाएगा, क्योंकि कोर्ट का यही मानना था अगर उसे टॉर्ट के थ्रू अगर उसको इन्फोर्स करा देंगे तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि माइनर एग्रीमेंट को जो कि वॉइड इनिशियो है उसको इन्फोर्स कराना, जो कि ठीक नहीं होगा। एक होता है रेटिफिकेशन, कि क्या रेटिफिकेशन अप्लाई होगा। रेटिफिकेशन का मतलब क्या है कि भैया जब वो माइनर था तब वो पैसा ले आया, ठीक, जब वो 17 साल का था, अब वो 18 ऊपर हो गया, 18 प्लस हो गया, तो इसने कहा कि ऐसा है कि जो तुमने हमें 17 साल पे जब तुम थे, तुमने हमसे जो 50,000 रुपये लिए थे, अब तुम एग्रीमेंट बनाओ एक, उसमें लिख के दो कि मैं भाई भरपाई करूंगा उस पैसे की। तो ये क्या होता है कि पुरानी चीज़ों को रेटिफाई करना, ठीक है, रेटिफिकेशन करना। तो एक मिनट, केस था कोई इसमें नहीं, आएगा एक केस आएगा, सूरज नारायण वर्सेस सुखू अहीर, ये जो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ ये केस का है, सूरज नारायण वर्सेस सुखू अहीर। इसमें क्या हुआ था, इसमें यही हुआ था कि माइनर ने छोटे मतलब जब वो माइनर था तब उसने पैसे ले लिए थे, जब वो मेजर हुआ तो जिसने पैसे दिए उसने कहा कि भैया एक कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो कि तुमने हमें पैसे लिए, अब तुम मेजर हो गए, अब तुम दोगे, ठीक। तो ये भी अलाउड नहीं है, रेटिफिकेशन भी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को रेटिफाई करने की बोल रहे हैं, उस चीज़ को ठीक करने की बोल रहे हैं जो चीज़ कानून की नज़र में है ही नहीं, वो वॉइड ऑफ इनिशियो है, कानून की नज़र में वो है ही नहीं, उसको ठीक कैसे कर लोगे तुम। तो इसलिए रेटिफिकेशन भी इस पर अप्लाई नहीं होगा माइनर एग्रीमेंट में, ठीक है। तो स्टॉपल अप्लाई नहीं होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी नहीं, टॉर्टियस लायबिलिटी नहीं होता, रेटिफिकेशन नहीं होता। एक चीज़ आ जाती है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन माने क्या होता है कि रेस्टिट्यूट करना, कि जहाँ तक हो सके चीज़ों को ठीक करना, ठीक है, जहाँ तक हो सके चीज़ों को ठीक करना, उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन। कि भैया अगर मान लो कि कोई आदमी माइनर है, ठीक, अब माइनर आदमी ने हमें ये बताया कि हम मेजर हैं, हमने उसे मोटरसाइकिल बेच दी और उसने मुझसे कहा अभी आधा पैसा दे दिया, आधा पैसा हम बाद में दे देंगे, या उसने कहा कि पूरा पैसा बाद में देंगे। तो अब क्या, अब बाद में पता चला वो तो माइनर है, हम उससे इन्फोर्स तो करवा नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे। तो हमने ये कहा कि भैया तो हमने कॉल आ रही किसी, छोड़ो, हाँ, तो मैंने ये कहा कि भाई तो अपनी कम से कम मोटरसाइकिल तो वापस ले लें, हम अपनी चीज़ तो वापस ले लें। तो हमने चीज़ वापस ले ली, उसी को डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। रेस्टिट्यूशन, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होता है किसमें, केस में बोला गया लेस्ली आर लिमिटेड वर्सेस सेल, स्पेलिंग यही है, हाँ, SHELL, लेस्ली आर लिमिटेड वर्सेस सेल। इसमें ये इंग्लिश केस है जिसमें ये बोला गया था कि हाँ डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। कैसे? कि केवल ये काइंड अगर कोई चीज़ है तो उसी पे अप्लाई होगा, मनी के केस में अप्लाई नहीं होगा। रेस्टिट्यूशन किसी चीज़ का होगा, कोई प्रॉपर्टी है तो उसका हो सकता है, जैसे मैंने कहा मोटरसाइकिल दे दी माइनर को, अब उससे पैसे ले नहीं रखता तो मोटरसाइकिल वापस ले ली। माइनर को मान लो कोई मकान बेच दिया, अब वो पैसे ले नहीं पाएंगे तो हमने मकान वापस ले लिया। ऐसी कोई चीज़ें हैं, अगर वो धोखे में करके अगर ले लेता है तो वो तो आप वापस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब उसने हमसे आईफोन ले लिया, मान लो, ठीक है, उसने मुझसे आईफोन ले लिया और मैंने उसे दे दिया। अब क्या है, अब वो तो माइनर निकला, अब हम पैसे ले नहीं पाएंगे, तो अपना कम से कम मोबाइल तो वापस ले लें उससे, ठीक। कोर्ट ये भी कहती है हाँ आप ले सकते हो, अपना रेस्टिट्यूशन कर सकते हो। लेकिन अगर उसने वो मोबाइल बेच दिया या कोई भी प्रॉपर्टी जो उसने आपसे ली थी वो बेच दी, उसे पैसे में कन्वर्ट कर दिया, उड़ा दिया,
तो फिर आप नहीं ले पाएंगे। फिर तो उसका मतलब यही हो जाएगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना। ठीक है, तो कोर्ट ने इसमें स्पेसिफिकली बोला था कि रेस्टिट्यूशन कहाँ तक अलाउड है, केवल प्रॉपर्टी के केस में अलाउड है अगर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है। अगर वो भी उसने बेच खाई तो वो भी नहीं इन्फोर्स करा सकते। ठीक है, तो ये रेस्टिट्यूशन के केस में ये अप्लाई होता है। तो फिर भाई इसी चीज़ को देखा कि इसी चीज़ को, तो क्या उसके ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। इस चीज़ को लेके मामला क्लियर करता है सेक्शन 30 और 33 ऑफ SRA। ठीक, SRA क्यों अप्लाई हो रहा है, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट के ज़्यादातर केसेस जो हैं वो SRA के थ्रू ही आपके इन्फोर्स हो पाएंगे। ठीक, सेक्शन 10 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 ऑफ SRA। ठीक, ऐसे ही सारी चीज़ें कि अगर उसको रेस्टिट्यूट कराना है, रेटिफाई कराना है, कैंसिल कराना है, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑर्डर लेना है, वो सब SRA में ही दिया हुआ है। SRA के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए जाके, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। ठीक, सेक्शन 30 और 33 क्या बोलता है कि अगर वो उसको रेटिफाई कराना चाहता है, अगर माइनर रेटिफिकेशन कराना चाहे या कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कराना चाहे, इन दोनों ही केस में उसे क्या करना पड़ेगा। सेक्शन 30 और 33 ये बोलता है कि उसे प्रॉपर्टी को वापस करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कुछ उसने बेनिफिट लिए हैं उसको वापस करना पड़ेगा। अगर एक जगह पे मान लो माइनर गया, पहले तो उसने जो है एक माइनर ने एक मेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि भैया पैसा ले लिया, बाद में माइनर जा रहा है SRA में कि माय लॉर्ड हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ये माइनर के साथ है, जो कि वॉइड अब इनिशियो है, इसको जो है कैंसिल कर दिया जाए। तो कोर्ट कहेगी ठीक है हम कैंसिल तो कर देंगे, तुम माइनर हो, वो वॉइड अब इनिशियो है, लेकिन वो सेक्शन 33 में क्या कराएगा पहले कोर्ट कि जो भी कुछ तुमने बेनिफिट लिए हैं वो वापस करो, समझे कि नहीं, तब कैंसिल होगा। तो यहाँ से ये पोजीशन क्लियर हो जाती है। इसके अलावा क्या है, इसके अगर जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर बेनिफिशियल है तो फिर वो क्या हो सकता है, तो फिर माइनर इन्फोर्स करा सकता है। ठीक है, माइनर के ऊपर लायबिलिटी नहीं आ सकती। ठीक, पर्सनल लायबिलिटी तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकती, समझे कि नहीं। प्रॉपर्टी तो फिर भी लायबल हो सकता है, जैसे सेक्शन 68 क्या बोलता है कि सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि अगर बेनिफिट के लिए, कि आप उसके बेनिफिट के लिए अगर माइनर जो है वो कैपेबल नहीं है तो आप उसको दे देंगे तो वो इन्फोर्स हो सकता है, लेकिन किससे, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से ही, पर्सनली लायबल नहीं होगा, समझे कि नहीं। अरे यार अभी तो हम लोग ये आगे पढ़ेंगे। कोई भी नेसेसरी सप्लाइड किए हैं आपने, ठीक, सेक्शन 68 ये बोलता है कि अगर माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाइड की हैं तो वो आपको रीइंबर्स हो जाएंगे, मतलब वो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाएगा, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। फॉर अगर मान लो सिर्फ यही होता, सिर्फ सेक्शन 68 ना होता, सिर्फ सेक्शन 10 ही होता, जिसके हिसाब से 10 क्या मतलब 11 सेक्शन 11 होता, जिसके हिसाब से कि माइनर को तो कोई पैसे ही नहीं देता फिर, क्योंकि माइनर से ले नहीं पाएंगे। अब मान लो कोई माइनर है, कोई उसे देने वाला नहीं है, कोई उसकी मतलब करने वाला नहीं है, उसे पढ़ाई करनी है, इलाज कराना है या कुछ भी करना है, शादी करनी है, उसे पैसा चाहिए, कोई दे नहीं पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम वापस नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए सेक्शन 68 डाला गया। सेक्शन 68 क्या बोल रहा है कि अगर किसी ने माइनर को नेसेसरी सप्लाइड की हैं, नेसेसरी क्या कि जो उस समय उसकी ज़रूरत है, ठीक है। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, ज़रूरतें उस समय, जैसे कोई माइनर है उसको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, कोई माइनर है उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए, ठीक, लेकिन अय्यासी के लिए ना दिया गया। अय्यासी के लिए मतलब कि जो उसके उसमें फिट ना हो रही हो, उसकी औकात में फिट ना हो रही हो, ठीक। अब मान लो कोई गरीब लौंडा है, उसे हमने रॉयल एनफील्ड दे दी है, समझे नहीं, हमने कहा ये गरीब क्या, मतलब गरीब को रॉयल एनफील्ड क्यों देगा, मतलब मान लो, मानने में क्या, ठीक है, हमने रॉयल एनफील्ड दे दी, तो वो तो नहीं तुम इन्फोर्स करा पाओगे। क्यों, उसे ज़रूरत क्या उस समय, आईफोन दे दिया, ठीक, कुछ भी सोने की चैन दे रहे और पैसा दे रहे हैं, अब तो वो तो नहीं ले पाओगे आप। नेसेसरी सूटेज टू हिज लाइफ, समझे कि नहीं, उसकी लाइफ के हिसाब से, लाइफ स्टेटस के हिसाब से
उसको सूट कर रही हो, समझे कि नहीं, तो आपको वापस मिलेगी, लेकिन किस हद तक, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर वापस मिलेगी। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो अगर वो नहीं देता है आगे जाके तो उसकी प्रॉपर्टी को बेच के वापस मिलेगी। तुमको वो पर्सनली लायबल होगा, तुम सोच रहे हैं भाई बंधुआ मजदूर बनाए लिए हैं कि पैसा ना ही दिए तो साला हमारे घर पे काम करिए तो नहीं कर पाओगे दोस्त, समझे कि नहीं। अगर प्रॉपर्टी है तो उससे पैसा दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। बार बार कॉल आ रही है, 1 मिनट के लिए। चलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई कि सेक्शन 68 कितना इंपॉर्टेंट था डालना, ठीक है, कि भाई अब ऐसा भी ना कोई कानून बनाओ कि वो भूखा मर जाए। आपने आर्टिकल 24 जब कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा होगा तो उसमें भी ये दिया हुआ है कि आर्टिकल 24 जो है ये बोलता है कि 14 साल से नीचे बच्चा किसी भी हजार्डियस या इंडस्ट्रियल उसमें काम नहीं करेगा, ठीक है, या किसी माइन साइंस में काम नहीं करेगा। ये नहीं बोला है कि टोटली कि उसका एम्प्लॉयमेंट ही नहीं कर सकते, बिल्कुल किसी कहीं होटल या कहीं पे भी कोई काम नहीं करेगा, कहीं पे भी कुछ भी। अरे भाई, जिसके पास खाने के लिए नहीं होगा तुम उससे बोल रहे पढ़ो, कैसे पढ़ ले, उसके पास कल का खाना नहीं है तो वो काम करेगा ही किसी होटल ढाबे पे काम। तो इसलिए वो स्टेट लॉज अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे आपकी स्टेट में वो है गरीबी है उसी हिसाब से आप अपना लॉ बना सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली फुल्ली प्रोहिबिट नहीं करता है। आर्टिकल 24 14 साल से कम किसमें कि किसी इंडस्ट्रियल, हजार्डियस या माइन साइंस में काम नहीं करेगा। ये नहीं बोलता है कि कहीं काम नहीं, ढाबों वाबों पे इसलिए काम करते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट लॉज अलग से हो जाते हैं तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। पंखा चलना बंद हो गया कब, इसका ये समझ रहे हैं, माइनर जो है, माइनर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी नहीं आ सकती, बाकी सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। माइनर क्या प्रॉपर्टी खरीद सकता है? बिल्कुल खरीद सकता है, समझे कि नहीं, समझ रहे कि नहीं, माइनर प्रॉपर्टी खरीद सकता है। माइनर पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है, बिल्कुल, सेक्शन 30 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, लेकिन वो केवल बेनिफिशियल के लिए होगा, लायबिलिटी उसके ऊपर कुछ भी नहीं, पर्सनल लायबिलिटी कुछ भी नहीं होगी उसके ऊपर, ठीक। तो माइनर क्या मॉर्टगेजी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मॉर्टगेजर नहीं बन सकता, मॉर्टगेजर बन गया उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, समझे कि नहीं। मॉर्टगेजी पैसा जरूर, दूसरों की प्रॉपर्टी जरूर मॉर्टगेज अपने पास रख सकता है, खुद की प्रॉपर्टी मॉर्टगेजर पे नहीं दे सकता, समझ रहे हैं नहीं, तो मॉर्टगेजी बन सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लायबिलिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते, वैसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता। बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट है तो खूब लेके जाओ उसे, वो भाई कंपिटेंट पर्सन है फिर वो उसके लिए, समझे कि नहीं। कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप पढ़ेंगे, वो कहीं नहीं कहता कि माइनर इनकम्पिटेंट है, ठीक है। अरे माइनर प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, पैसा है उसके पास, क्यों नहीं दे रहे उसे, लेगा, समझे कि नहीं। तो यही सब चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। इसमें एक राज रानी वर्सेस प्रेम आदिब एक केस था, राज रानी, कभी कभार इसके फैक्ट पूछ दिए जाते हैं, और प्रेम आदिब। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था किसके बीच में, माइनर गर्ल थी और एक प्रोड्यूसर के बीच में, माइनर गर्ल और एक फिल्म प्रोड्यूसर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भैया क्या है कि इसे जो है एक फिल्म में रोल दिया जाएगा, ठीक है, माइनर गर्ल को। बाद में मूवी पूरी बन गई, उसे रोल नहीं दिया गया, ठीक। अब माइनर ने केस किया तो भैया इनने बोला कि ये माइनर से तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये वॉइड एब इनिशियो है, तो आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने बोला फाइनल मेरे साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ था, मेरे फादर के साथ में हुआ था, ठीक। तो उन्हें फादर के साथ में हुआ था तो भी ये वॉइड है, क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में कुछ पैसा भी तो कुछ एडवांस देना चाहिए था इसे, तो कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक। इन्होंने बोला रोल देंगे और रोल नहीं दिया बाद में, तो ये राज रानी वर्सेस प्रेम आदिब में हुआ था, समझे कि नहीं। चलो
इतनी सी बात है, और इसमें कुछ नहीं पूछा जाता। 2 ही 3 केस हैं, कौन कौन से? एक तो सबसे पहले लैंडमार्क केस, कौन सा था? मोरी वर्सेस दामोदर दास। दूसरा वो वाला लेस्ली आर लिमिटेड वर्सेस सेल। तीसरा लेस्ली आर लिमिटेड वर्सेस सेल में क्या हुआ था कि हाँ रेस्टिट्यूशन अप्लाई होता है, ठीक है। क्या क्या अप्लाई नहीं होता? एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता माइनर के केस में, कॉन्ट्रेक्चुअल या टर्टोसैलिटी नहीं आती रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा रेटिफिकेशन नहीं हो सकता कि बाद में जब वो मेजर हो जाए तो उसे रेटिफाई कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक। रेस्टिट्यूशन अप्लाई होता है किस हद तक? जब तक वो प्रॉपर्टी में है। अगर वो पैसे में कन्वर्ट हो गया तो वो भी अप्लाई नहीं होता, ठीक। उसके बाद में बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ये कर सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज मतलब खुद रख सकता है, मतलब मॉर्गेज ही हो सकता है, मॉर्गेजर नहीं बन सकता, समझे कि नहीं। पार्टनरशिप में आ सकता है सेक्शन 30, लेकिन उसका पर्सनली लायबल नहीं होगा, ठीक। और क्या है सेक्शन 68 कि अगर नेसेसरी सप्लाइड की गई हैं उसे तो भी वो एक वैलिड होगा, ठीक है, वो भी इन्फोर्सेबल है, लेकिन उसमें भी वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी। चलो अब देखते हैं सेक्शन 12।